योग शिक्षक बन गए हैं, धीरे-धीरे योगाहार बढ़िया और धन्यवाद। शांति बात करते हैं। जी कराइए, शांति से कराइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम, सभी को प्रणाम, सभी योगियों को सादर नमन। इस कक्षा में जो भी हमारे योगी जन हैं, भारत माता को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, सभी को ओम, सभी की जय हो, योग गुरु की जय हो, हमारे स्वामी रामदेव महाराज ओम सर, सभी को ओम, जय गुरु, धन्यवाद सर, बहुत भारत माता की जय। वंदे मातरम। जी धन्यवाद और अभिनंदन और आभार करते हैं आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी भैया का। बहुत सुंदर योगा का सत्र योगाहार कार्यक्रम में सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक योग क्लास हुआ और सभी ने आनंद पूर्वक योग किया। और भी हम सूक्ष्म व्यायाम है और प्राणायाम है, दूसरे सत्र में बिल्कुल द्वितीय सत्र में कर सकते हैं, सभी जुड़े हैं और सभी ऐसे बैठकर योग कर सकते हैं बिल्कुल। और आज हम द्वितीय सत्र में रोज हम द्वितीय सत्र में हमारे जैविक खेती पर चर्चा हो रही है। कल भी हमने जैविक खेती पर ही चर्चा की और आज भी हमारे इस योगाहार मंच पर आज की चर्चा करने के लिए आदरणीय श्री सागर रावले जी आ रहे हैं। तो अगर जुड़ गए हैं तो मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि वो उनको आमंत्रित कर दे। जी जी आदरणीय दीदी जी, सादर प्रणाम और आदरणीय सदस्यों को नमन। और बड़ी अच्छी योग की कक्षा रही आदरणीय रोशन लाल राउत सर के माध्यम से। और निश्चित ही जैसे कि आदरणीय दीदी जी ने बताया है कि डॉक्टर साहब आए तो थे एज ए साइंटिस्ट और बन गए हैं योगी। ये गुरुदेव की सूक्ष्म संरक्षण में और उन्होंने एक ऐसा छाता ताना है कि विविधता रूपी छाता है। इस छाते के नीचे बहुत सारी विविधताएं हैं और ये विविधताएं ऐसी हैं कि हम योग के विविध आयामों के साथ, खेती के विभिन्न आयामों के साथ और जीवन से जुड़ने वाली हमारी जो जीवन शैली है, इससे जुड़ने वाली विविधताओं के साथ आगे बढ़ते हैं। और जब योग और आहार नाम दिया गया तो तब संभवतः उस समय ये सोचा होगा कि योग और आहार और खेती, जैविक खेती, लेकिन ये गुरुदेव की कृपा है कि ये सतरंगी और पता नहीं अष्टरंगी और सैकड़ों रंग से विभूषित योग आहार आगे बढ़ रहा है। मैं आदरणीय मुख्य वक्ता जी को बुलाऊं उससे पहले मन में एक बात आई और कल आदरणीय पवन कुमार सर से वार्तालाप भी हो रही थी कि हमारे योगाहारी अलग अलग रंगों को जमीन में अंकुरित कर रहे हैं और वो अंकुरण कैसे आगे बढ़ रहा है, इस पर मार्गदर्शन के लिए आदरणीय पवन कुमार सर को मैं पहले बुलाता हूं कि क्या ये अंकुरण मध्य प्रदेश की भूमि से, महाराष्ट्र की भूमि से आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी के माध्यम से कैसे आगे बढ़ रहा है। हम पहले वहां जाएं या पहले आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता सागर रावली जी के पास जाएं। तो संक्षेप में मैं पहुंचता हूं आदरणीय पवन कुमार सर तक, ताकि आज का जो हमारा सत्र है जो रावली साहब के साथ है उसमें हमें मार्गदर्शन मिल सके।
जी धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर आज का कक्षा, और सब लोग आतुर हैं सागर जी को सुनने के लिए, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सागर जी का स्वागत है। आज फिर से वो हमारे मध्य आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो रमेशन मेहरा जी ने शायद परसों ये सूचना दी थी कि उनकी डॉक्टर चौहान के साथ मिलकर के जो नियमित कक्षाएं चल रही हैं, और वो चलने का विचार है, उसका उद्घाटन कल यानी कि 5 तारीख को शाम को नियमित रूप से 8 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रत्येक शनिवार को किया जाएगा। तो इस विषय पर मुझे लगता है कि हमें बातचीत करनी चाहिए, और इसके लिए कल सवेरे का समय मेरे ख्याल से अनुकूल रहेगा कि इस पर बातचीत करें। और रमेशन मेहरा जी, और उसमें अगर वो डॉक्टर चौहान को भी बुलाएं तो इस सत्र में और इस श्रृंखला में वो क्या करने वाले हैं उस पर वो मार्गदर्शन दे देंगे। और अपना जो हमने बैनर बनाया है योगाहार को भी उसमें सम्मिलित किया है, सबको उसमें सम्मिलित किया है, उसको भी दिखा देंगे। तो एक अच्छी शुरुआत की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इतना मेरा निवेदन है रमेश बेहरा जी से, और उनके साथ में और भी जो साधक हैं जो कि इस निरंतर कक्षा में जुड़ेंगे, उनके साथ एक सवेरे हम परिचय भी कर लेंगे, उनके साथ बातचीत भी हो जाएगी। और कल शाम का जो फिर सत्र होगा शाम को 8 से 9 बजे का, और प्रत्येक शनिवार को ये कई सप्ताह तक चलेगा। उसकी भूमिका, उसकी तैयारी, उसके लिए जो विषय किए जाएंगे उसके ऊपर सबको एक सामान्य जानकारी भी मिल जाएगी। और इस तरह से ये जो विस्तारीकरण है योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से, ये जो हमने सीखा इसके माध्यम से, इसका बहुत सारे जनों तक इसकी बात पहुंची। और इस विस्तारीकरण में हम किस प्रकार से योगाहारी सदस्य दे सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, उस पर हम बातचीत करें। तो मैं इस तरह से निवेदन कर रहा हूँ कल की पृष्ठभूमि को बनाने के लिए। और ये बस सामान्य कल चर्चा हुई थी और मुझे लग रहा था कि हम आज बातचीत करें। तो मैं अब समय को देखते हुए मैं अनुरोध करता हूँ दिनेश जी से कि आज वो सागर रावले जी को ससम्मान आमंत्रित करें, और उनके जो अनुभव हैं अभी तक के उसके बारे में भी वो बताएं। जी धन्यवाद। जी आदरणीय, और ये सूचना थी कल के कार्यक्रम की, जो कि इसकी विशेष सूचना कल सुबह ही प्रसारित होगी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से। धन्यवाद सर। और हम पहुंचते हैं आप सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से और स्वागत करते हैं आदरणीय सागर रावले सर का। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब का हैंड रेज है, कृपया। मात्र 2 सेकंड का समय लेंगे आपका, और मैं बीच में बाधा नहीं बनता हूँ। जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही है। इसमें हम कोई एक विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रित करें उसका उद्घाटन करने के लिए, वो प्रशासनिक हो सकता है, सरकार का हो सकता है। जैसा अगर हो जाएगा तो ऐसे ही संवाद करके उनसे मतलब इसका शुरुआत करवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा सुझाव था। बस जी हो। जी निश्चित ही इस कार्य में आगे वार्तालाप करते हैं, और ये सुंदर रहेगा जो प्रस्ताव है। स्वागत बहुत बहुत। और आदरणीय सदस्यों के माध्यम से मैं पहुंचता हूं आदरणीय रावले भाई साहब तक। और रावले सर इस मंच पर नए नहीं हैं, समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, उनका अनुभव हमने सुना। अभी जब धूप काल था उसके बाद आप किस तरह की खेती, यानी आपके खेतों में की तैयारी किस तरह से है? और शायद मेरी आवाज वापस आ रही है। जी, तो आपकी खेतों की तैयारी किस तरह से है, और आपके जो अलग अलग प्रयोग हैं, खासकर जो आप पत्थरों का, रंग बिरंगे पत्थरों का जो जूस बना रहे हैं और अपनी फसलों को पुष्ट कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आदरणीय यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि आपकी खेतों की तैयारी किस तरह से है, किस तरह से चल रही है? जी ओम सर जी, सभी को ओम जी। आवाज आ रही है? आ रही जी जी। अभी तो हमारे इधर बारिश वगैरह हो गई है, हमारी सोयाबीन हल्दी की बुआई भी हो चुकी है, और बारिश भी अच्छी हो रही है, फसल के हिसाब से बढ़िया बारिश हो रही है।
और हमारी लगभग तैयारी या जो हमारा जैविक मिशन है या जैविक जो खेती की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है और हमारा एप्लीकेशन भी सब शुरू हो गया है। तो हम अभी जैसा अभी 10-12 दिन हो गए मेरे को सोयाबीन बुआई होके, तो अभी अच्छे फसल भी जर्मिनेशन भी बहुत बढ़िया हुआ है। और जो हम बुआई से पहले जो डिकम्पोजर हम जो यूज करते हैं उसका हमने हमारे खेतों में छिड़काव भी कर दिया है। जैसा 500 से 1000 लीटर पर एकड़ हम छिड़काव करते हैं हमारे जमीन पर हर साल अपनी फसल बुआई से पहले, तो वो हम डाल चुके हैं। तो बहुत बढ़िया हो रहा है। और बारिश जैसा मैंने कहा है कि बहुत बढ़िया है, फसल बहुत अच्छी तरह से लगभग 100% जर्मिनेशन हुआ है। और जैसा कि सर ने बताया है कि जो हमारा पत्थरों का जो जूस है या अर्क है, तो वो हम उसको बना चुके हैं। और अभी जैसा जो फर्स्ट स्प्रिंग हुआ है या फिर चालू है, तो उसमें हम उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। और जैसा जैविक के बाद में तो सभी को पता है कि अपनी ज़मीन में बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार होता है, फसल बहुत बढ़िया होती है, कीड़ का नियंत्रण नेचुरली तरीके से हो ही जाता है। और मैं डिकम्पोजर से ही मेरी खेती की जो जैविक खेती है वो उसके डिकम्पोजर आधारित करता हूँ। उसके बाद में गाय का गोबर हो गया या दशपर्णी अर्क है, पत्थरों का जूस है, बेल फल का जो जूस बनाते वो है, दालों के न्यूट्रिएंट्स है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो निविष्टा है जो हम बनाते हैं और अपने खेतों में उसका उपयोग करते हैं। तो इस कारणवश मेरे जो यानी कि जैविक खेती है, इसके वजह से मेरा खर्चा जो है वो नहीं के बराबर हो गया है। जो पहले हम केमिकल वाली खेती करते थे उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता था हमारा, तो उस मुकाबले हमारा खर्चा ये बहुत कम हुआ है। और ज़मीन में मेरे बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार हुआ है, केंचुए की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसा कि ये होता है कि उसके बाद में जो बारिश वगैरह होती है, एक तो ज़्यादा होती है, हो रही है या कम हो रही है, तो मेरे ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हुई, तो उसकी वजह से मुझे फसल बहुत अच्छी हो रही है। और जो लोग खा भी रहे हैं, जो अनाज खा रहे हैं, तो उसमें भी अच्छा सुधार हो रहा है। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि ठीक है, जो सभी तो नहीं कर रहे लेकिन जो भी अपन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो भी खाएगा उसके पेट में अपना जो पॉइजन है वो अपने माध्यम से तो भी कम जाएगा। और किसी को कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो, और या सर जी आपको कुछ बताना है तो मैं बता सकता हूँ। हाँ जी। मेरी आवाज जी मुझे वापस लौट रही है, लेकिन क्या क्या आप तक पहुंच रही हो आवाज? जी आ रही है सर। जी जी। आदरणीय अशोक पटेल सर का हैंड रेज है, और मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय आपके पास आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन आदरणीय सागर रावले जी अपनी खेती में कुछ विशिष्ट प्रयोग कर रहे हैं। अगर वीडिंग की अगर रावले जी म्यूट कर लें, जब आप बोले तब नहीं आवाज गूंजेगी। और जी फिर जो जी एक ही बोलेगा व्यक्ति, और वो म्यूट कर लें, फिर ऑन म्यूट कर लें, सुनने के लिए जी म्यूट कर लें। जी आदरणीय, धन्यवाद। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि सागर रावले जी एक बार अपने खेतों में प्रयोग में लाए जाने वाले रंग बिरंगे पत्थरों के जूस के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे कुछ सदस्य नए भी हैं जिन्होंने विगत में आपको नहीं सुना है। तो ये पत्थरों का जो अर्क है वो आप कैसे बनाते हैं और ये खेती में कैसे लाभदायक है, इस बात पर भी आप प्रकाश डालिएगा आदरणीय रावले जी। जी जो पत्थरों का अर्क है, ये बनाने के लिए हम अपना जो वेस्ट डिकम्पोजर है जो डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का बनाया हुआ है, तो इसे हम बनाने की जो विधि है, हम जैसा 200 लीटर की बैरल ले रहे हैं और उसमें हमारा जो 15 दिन 20 दिन पहले जो डिकम्पोजर तैयार हुआ है उसको हम उसमें बैरल में भर लेते हैं, लगभग 50% 60%। और उसमें जो पत्थर होते हैं अलग अलग कलर या अलग अलग एरिया से लाए हुए, तो जैसा कि
काला पत्थर है, नदियों में जो पत्थर मिलते हैं वो पत्थर है, या फिर जैसा नदियों में गारगोटी या जैसा सफेद पत्थर मिलता है वो होता है। अपने मार्बल्स है अलग अलग टाइप्स के, जैसा जैसा कलर, जैसा व्हाइट है, ग्रीन है, ब्लैक है, येलो है। तो ये सभी जितना भी पत्थर आपको मिल जाए, जैसा राजस्थान में कुछ लाल पत्थर मिलता है, इधर आंध्रा में भी कुछ लाल पत्थर मिलता है, या और आप कहीं पर भी जाए, आपको अगर अलग से कोई पत्थर अलग से मिलता है तो उसको लेके आ सकते हैं, और उसके जितना भी छोटे छोटे टुकड़े करे बहुत अच्छा रहेगा। उस बैरल में सारे पत्थरों को टुकड़े करके उसमें बैरल में भर दिए, और भरने के बाद में कम से कम अपने को उसको 20 से 25 दिन रखना है। उसके बाद में आपका घोल या अर्क है वो तैयार हो जाएगा। और इसमें जैसा जो पत्थर है उसका कलर बदल गया तो उसकी विशिष्टताएं बदल जाती है, और उसके सारे जो गुण है वो जो डिकम्पोजर में डालने के बाद में 20-25 दिन रखने के बाद में उसके सारा लीचिंग या उसमें जो अर्क है उसमें डिकम्पोजर में उतर जाएगा। और उसके वजह से आपको जैसा काला पत्थर है उसमें आपको फॉस्फोरस मिलेगा, सफेद पत्थर है उसमें आपको कैल्शियम मिलेगा। तो जैसा अलग अलग कलर और अलग अलग पत्थर, तो हर हर पत्थर में अपनी अपनी एक विशिष्टता है। तो वो सारे जब उसमें लीच हो जाएंगे तो लगभग 118 एलिमेंट्स आपको मिल सकते हैं। कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स भी है और एलिमेंट्स भी है मेरी माहिती के अनुसार। तो वो आपको सारे आपके इसमें मिल जाएंगे और लीच हो जाएंगे, तो वो आपके फसल पे आप जब भी उसका स्प्रे करोगे तो ये सब उसको मिलेगा। तो उसकी मात्रा भी काफी कम है स्प्रेइंग के लिए, 1 से 1.5 लीटर आपको पर एकड़ लेना है। अगर आपकी फसल बड़ी या फिर बड़े फल की फसल हो तो आप उसका डोज उसको आप बढ़ाना होगा या बढ़ा सकते हो। तो उसके आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, जैसा कि फल है या फली है जो दाना भरने की, उसकी साइज आपको काफी उसमें मोटी और चमकदार बनेगा आपका दाना या फल, और पत्तों की साइज में भी फर्क दिखेगा, ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको पत्थरों के अर्क से मिलती है और बहुत बढ़िया है। और ये एक बार आप पत्थर लेके आओ तो लंबे समय तक आपको इसका उपयोग होता रहेगा, कि खराब नहीं होने वाले। धीरे धीरे आपको उसमें लीच होगा तो उसका वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होगा, तो वो आप उसका यूज कर सकते हैं। और इस टाइप का उसका बनाने का विधि है। और कुछ आपको पूछना है तो बोलिए। जी, निश्चित ही आदरणीय सदस्य आपसे प्रश्न पूछेंगे कि पत्थरों से कैसे पोषित होती हैं हमारी फसलें, या कैसे पोषण मिलता है हमारी फसलों को। और मैं दूसरे प्रश्न पर, जो कि सामान्य प्रश्न है, जो आपने वीडिंग के लिए या जो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो साइकिल का आप उपयोग करते हैं, उसके बारे में भी आप बताइएगा कि किस तरह से आप इसका उपयोग कर रहे हैं और कैसे आपने शुरुआत की, ताकि हमारे सदस्यों तक इसकी जानकारी भी पहुंचे। जी, जो हम उसको मराठी में डवरा बोलते हैं, जो जो फसल के जो बीच में जो है उसको, जो अपना वीड है या जो उसमें जो ना चाहे अनचाहे जो झाड़ उगाते हैं उसको निकालने के लिए, तो इसे हाथ से ढकेलना होता है। तो ये साइकिल की जो व्हील है उस पर बनाया गया है। उसको पीछे से ब्लेड लगा हुआ है, यानी कि मराठी हम उसको पास बोलते हैं। तो वो जैसा आपको उठा के ले जाना वगैरह आसानी से आप कर सकते हो, बैल की आवश्यकता नहीं है। यानी कि बैल भी होते हैं लेकिन ये आसानी से हम इसको ले जाना लाना, और एक महिला जो हमारी लेबर होती है वो भी इसे अच्छे से हैंडल करते हैं। तो वो हम उसका यूज कर रहे हैं खरपतवार के लिए। तो और एक दूसरा जो कि हाथ से हमने उसको बनाया है, जो अपना फावड़ा होता है उस टाइप में हमने उसको एक मोटी तार लेके उसको ब्लेड वेल्डिंग कर लिया है, और वो भी उसके हाथ हाथ से हम उसको खींचते हैं, या जो वीड है उसको निकालने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। ये दोनों चीजों का हम उपयोग करते हैं। जैसा कम ज्यादा हो या कहीं कहीं पर हो तो वो हाथ वाला जो है तो उसको हम लेके लेडीज के पास में जो लेबर होते हैं उनके पास में देके उससे हम वीड का कंट्रोल करते हैं। और दूसरा जो है कि साइकिल वाला है, अगर
कंटिन्यू में आपका वीड है खेत में, तो फिर साइकिल कंटिन्यू हम उसको चला लेते हैं। तो साइकिल का जो है साधारणतः ये जो हमारी जो लेबर वर्कर है वो अगर चलाए उसको, तो एक साधारणतः 1 से 1.5 एकड़ का दिन भर में ले लेते हैं। अगर आप जेंट्स हो या हम खुद चलाते हैं तो उससे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा जेंट्स और लेडीज लेबर में थोड़ा सा वर्किंग कैपेसिटी का कुछ फर्क पड़ता है, तो वो हो जाता है और बढ़िया हो रहा है जी। जी। और जो आप डोरे की बात कर रहे हैं या ये जो मशीनरी की बात कर रहे हैं जिससे वीडिंग करते हैं, उसका उपयोग करने से और जो मैनुअली जो हाथों से वीडिंग करते थे उसका उपयोग करने में आपको कितना कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है, कितना पैसा बच रहा है या कितना सहूलियत हो रही है, ये भी बताइएगा। जी, खर्चे में तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मान के चलिए कि 1 एकड़ में जब वीड कम हो तो कम से कम 5 से 6 लेबर लगती है, लेडीज लेबर। तो और ये 1 एकड़ का मान के चलिए कि एक दिन में जो लेडीज लेबर है वो दिन भर में 1 एकड़ आराम से ले लेती है। तो जहाँ 5 लेबर लगना है वहाँ 1 लेबर में काम हो जाता है, अगर वीड कम हो तो जो है, तो जैसा 5 की जगह 1 लेबर में आपका काम हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया, यानी कि खर्चे में भी बहुत कम हो जाता है, और थोड़ा बहुत छूट भी जाए तो उसको फिर जो लेडीज है फिर वापस से उसको घुमा के हम, तो मान के चलिए कि 5 की जगह 2 लेबर में आपका काम हो जाएगा। इस टाइप में आपका वो वीडिंग कंट्रोल और खर्चे का कंट्रोल भी आपका होता है और हो रहा है जी। जी, तो कुल मिलाकर आप 50% से ज़्यादा इसमें बचा पा रहे हैं ऐसे लग रहा है। और एक प्रश्न ये भी जो मेरी तरफ से है और समूचे समूह की तरफ से कि जब आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो कीट नियंत्रण के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? जी हाँ, ये जो प्रश्न है वो बहुत यानी कि सभी जैविक किसानों के लिए होता है। और लेकिन अब हमारे पास में जो ये जो कीट कंट्रोल है तो वो अच्छा हो गया है, क्योंकि नेचुरली खेती करने की वजह से जो मित्र कीट है उनकी संख्या काफी बढ़ गई है। और जो नींबोली का तेल है, या फिर उसका अर्क है, या फिर दशपर्णी अर्क है, और खट्टी छाछ है, तो ये सारी चीजों से हमको काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और लगभग नहीं के बराबर कीड़ हमारे पास में आ रही है। जो हमारे जो पड़ोसी है उनके पास में अगर देखा जाए तो उनके फसलों पे बहुत ज्यादा कीड़ आती है, उनके मुकाबले हमारे इसमें बहुत कम आती है। मान के चलिए कि 25% से भी कम हमारे फसलों पे कीड़ होती है, और आती है तो वो ऐसा नुकसान बहुत ज्यादा नहीं करती है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी उस पे जो दशपर्णी और ये उसका स्प्रे हो चुका होता है। तो वो उसके वजह से हमारे इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। पत्ती वगैरह थोड़ा बहुत खा के वो उतना तो नुकसान अपने को भी मान के चलना ही पड़ेगा। केमिकल वाले भी जब ये करते हैं केमिकल स्प्रे, तो उसके बावजूद भी ये कीड़ आती है और नुकसान करती है। और अभी हमारे पास में वापस से एक नया ये मिला है जो डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी ने बनाया है, कवच का उनका एक आया है प्रोडक्ट, उसको भी हम घर पर ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो एक प्रोटीन युक्त कवच यानी जो है वो, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, और कीट नियंत्रण के लिए भी बहुत बढ़िया है। वो भी मल्टीप्लाई होने वाला ही है, जैसा डिकम्पोजर मल्टीप्लाई होता है वैसा ही वो भी मल्टीप्लाई होता है। तो पिछले साल हमने चने में उसका लास्ट एक स्प्रे हुआ है हमारा, बाकी फिर बाद में यानी कि लेट लॉन्च हुआ था, तो हमारे एक ही स्प्रे चने पे हुआ था। तो उसमें भी हमारे को अच्छे रिजल्ट मिले। या फिर जो धूपकाले में देखिए जो जिनकी फसलें थी उनको रेकमेंड किया था, तो उनको भी वो कवच के वजह से, जैसा मूंग वगैरह हरी मूंग होती है तो धूपकाले में लगी हुई थी, तो उनको भी अच्छा उसमें कंट्रोल मिला है केमिकल के मुकाबले। तो एक कवच शायद वो भी एक कीट नियंत्रण के लिए बहुत बढ़िया रहेगा इस साल जी। जी, आपने कवच की बात की, संभवतः कवच पर भी कुछ प्रश्न उठेंगे कि कवच कितना सामर्थ्यवान है और कैसे वो ढाल तैयार करता है या सुरक्षा तैयार करता है फसलों के लिए। और मेरा आपने बीच में कहा कि पड़ोसी किसान की बात की, और पड़ोसी से याद आया
कि डॉक्टर संतोष चौहान जी और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश जो बायो फर्टिलाइजर है, जो जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह कुछ रसायनों का जो जैव रसायन है, उनका भी वो तैयारी कर रहे हैं, फार्मर्स लैब बना रहे हैं। तो क्या आप इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं या इन उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं अपनी खेती में? जी सर, डॉक्टर चौहान जी से मैं मिल चुका हूँ और बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है। जो फार्म लैब है, बांधावरची प्रयोगशाला, ऐसा उनका जो नाम है हमारे इधर मराठी में, और उनकी जो मेन ब्रांच है हमारे वाशिम जिले या वाशिम तालुके में ही है, मेरे से काफ़ी नज़दीक है, 20 किलोमीटर अंतर है। मैं वहाँ जा चुका हूँ और उनके जो ट्राइकोडर्मा वगैरह है उनका मैं प्रयोग कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उसमें आ रहे हैं। जो लोगों को, मैं तो खैर मैं काफ़ी सालों से डीकम्पोजर से मेरी खेती कर रहा हूँ, तो जो रिजल्ट मुझे अच्छे मिल रहे हैं। और जैसा कि कंटिन्यू केमिकल यूज या केमिकल जो फंगिसाइड्स है उसका यूज करने की वजह से फसलों में या जमीन में जो जीवाणु थे या मित्र बुरशी जो थी, फंगस थे, मित्र फंगस, तो वो खत्म हो चुके हैं। तो उसके वजह से फसलों में जलन गलन का या फ्यूजेरियम विल्ट का जो प्रादुर्भाव है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके वजह से लोगों के, जैसा हमारे इधर अरहर है या चना है, ये एक बार जब जलना शुरू हो जाता है तो झाड़ मरना शुरू हो जाता है, तो काफ़ी मात्रा में या ऐसे लाइन के लाइन वो खत्म होना या एरिया वो जो है सा खत्म होना, जो झाड़ खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ट्राइकोडर्मा है उसका यूज करने की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मेरे जो मित्र किसान है या जो मेरे एडवाइस बोल ली है या फिर मेरे से जो सलाह लेते हैं, तो उनको मैंने 2 साल से मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। तो जो इनका ट्राइकोडर्मा है वो यूज करने के बाद में काफ़ी लोगों को इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि उनका जो जलन गलन है वो रुक गया है या कम हो गया है। तो वो डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है और उनके जो लैब है, मेन लैब वाशिम में ही है। तो उनके जो ट्रेनिंग वगैरह है, ट्रेनिंग सेंटर है, बहुत ज़्यादा अच्छे से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से अभी 100, 125, 150 लैब उन्होंने महाराष्ट्र में दे चुके हैं। और उसके वजह से शायद एक अच्छी मिशन शुरू हो गई है जो कि जो अपने एरिया के किसान हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और जो जैविक की ओर एक जाने का एक कदम अच्छा है, क्योंकि लोगों को जो जो जैसा मैं करता हूँ कि घर पर सब निविष्ठा बनाता हूँ, वो लोगों को बनाना थोड़ा सा दिक्कत जाती है या थोड़ा सा उनको लेंदी प्रोसेस लगता है, ऐसा शायद मेरे देखने में आया है। तो ये जो लैब का है बहुत बढ़िया है। उनके कुछ जैसा सीवीड्स वगैरह से बनाए हुए कुछ उनकी जो हेल्दी टॉनिक वगैरह जैसा बोले तो वो भी वो बना रहे हैं, तो उसके भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो एक अच्छा मिशन है डॉक्टर साहब का। जी जी। और अगर बात की जाए आपके पड़ोसी किसानों की, तो पिछले कुछ समय से और काफ़ी समय से आप जैविक खेती में अच्छी तरह से आगे बढ़े हैं और विभिन्न जो युक्तियाँ हैं, विधियाँ हैं, उनका उपयोग आप अपनी खेती में कर रहे हैं। तो आपको देख कर के कितने किसान अभी इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं? आपको आपकी खेती को, आपके अनुभव को सुन कर के, समझ कर के, देख कर के कितने किसान प्रभावित हुए होंगे? जी, काफी किसान जुड़ चुके हैं अभी तो। और मेरे जो पड़ोस में है वो सब व्यापारी वर्ग की जमीन है, तो उनके जो लेबर है उनको तो यानी कि लेबर होने की वजह से उनको कोई आवश्यकता नहीं है, जो किसान है उनको आवश्यकता नहीं है। और लेबर को तो इस चीज से बचना है, क्योंकि इस चीज में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है या थोड़ा सा उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो ये लेबर लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो मस्त है भाई, यानी कि इनके जो ओनर है, मालक है, वो लेके आ जाते हैं, दवाई लाके दे देते हैं या भेज देते हैं और ये इनका अपना काम कर लेते हैं। यानी कि जैविक में 4 दिन काम करना पड़ेगा, तो ये एक दिन में, केमिकल में एक दिन काम करके ये खुला हो जाते हैं उसमें। तो उनके लिए ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत वाली है। हाँ, लेकिन जो कुछ मेरे जो मित्र किसान हैं, एग्जैक्ट तो मैं आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन काफी मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ रहे हैं।
और उसके बाद में जैसा हमारे इधर हल्दी की फसल है, ज़्यादा उसकी लागवड़ जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो स्पेशली हल्दी वाले काफ़ी ज़्यादा उसको जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसका अप्लाई कर रहे हैं, या उसके लिए स्पेशली मार्गदर्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये डालने के बाद में आपके ज़मीन में बहुत ज़्यादा यानी कि सॉफ्टनेस आ जाता है, नरम हो जाती है, केचुए बनते हैं, वाइट रूट्स की जो संख्या है वो भी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से आपकी फसल अच्छी आ जाती है। और ऊपर से जो उस पे हल्दी पे ठंडी के दिनों में करपा यानी कि फंगस का अटैक होता है, तो ये केमिकल के जो बुरशीनाशक है उसके वजह से उतना रिलीफ नहीं मिलता है, तो वो डिकम्पोजर से या जैविक माध्यम से अच्छा उसमें रिजल्ट आ रहा है। तो ये इस वजह से काफी किसान स्पेशली हल्दी के लिए तो भी बहुत ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, और उनको भी बहुत बढ़िया उसमें रिजल्ट मिल रहे हैं। और जैसा जब लास्ट में जब हल्दी निकलती है तो डिकम्पोजर का यूज करने से तो जमीन एकदम सॉफ्ट होने की वजह से जो लेबर लास्ट में जो निकालते हैं हाथ से, तो वो सॉफ्ट होने की वजह से, नरम होने की वजह से, तो वो जो हल्दी निकालने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो लेबर भी खुश हो जाता है कि भाई बहुत ज्यादा नरम है, नहीं तो फिर हाथ के उनके हाथ में जैसा क्या बोले अपन छिलटे निकलना हाथ के, उंगलियों के, या फिर थोड़े जख्म होना, तो ये प्रॉब्लम उसमें हमारे डिकम्पोजर यूज करने की वजह से ये सॉल्व हो गया है। मेरे खेत में तो जो 2-3 टीम है, हम हर साल उनको जिनको देते हैं हमारा काम हल्दी निकालने का, तो उनमें थोड़ी कंपटीशन लग जाती है कि भाई रावले जी के खेत में हमको लेना है, वो बोलता हमको लेना है। उनका 2-3 महीने पहले ही हमारे पास में आके कि भाई आपके हल्दी का जो काम है हम लेंगे और हमारा बुक कर लो। नहीं तो फिर बाकी तरफ हमारे को खुद जाना पड़ता है कि भाई हमारी हल्दी लेना है, निकालनी है, तो आप उसको बुक कर लो, या फिर हमारा एडवांस लेके आप उसको हमारा बुक कर लो। तो ये एक जी, बहुत बड़ा चेंज हुआ है मेरे इसमें। जी। आपने बताया कि जो अ, लोग आकर्षित हो रहे हैं इस तरह से आपकी खेती करने की एक्टिविटी पर। तो साथ में मेरे ख़्याल से आपकी जो मार्केटिंग की व्यवस्था है उसमें आपको सहूलियत मिल रही होगी, सहायता मिल रही होगी। ऐसे तो नहीं कि आप मार्केट तक पहुँचने में, अपने उत्पादों को पहुँचाने में दिक्कत हो या रेट प्राप्त करने में दिक्कत हो? जी सर, ये दिक्कत और ये प्रॉब्लम तो अभी जैसा जैविक जो अपना अनाज है उसको बेचने के लिए वो तो प्रॉब्लम है ही। जैसा जो अभी मेरा पूरा अनाज जैविक है, लेकिन जो लोग हैं उनकी ओर इतनी नहीं है, उनको वो जो मार्केट में जो मिलता है या दुकानों पे मिलता है उसी को उनको ज्यादा लगाव है। और मेरा ऐसा भी नहीं है, मैंने एक अपना हल्दी पाउडर का एक अपना हमने शुरू किया है, घर से हम बेचते हैं उसको। तो लोग आते हैं मेरे पहले से जो ग्राहक है वो अच्छे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ भी गए हैं, लेकिन फिर भी जितना मुझे अपेक्षा है उस मुकाबले नहीं लोग आते हैं। शायद लोगों को अ, सस्ता सस्ता मेरे तो जो मेरा ऐसा जैविक होने के जैविक है तो मेरा मार्केट से बहुत ज्यादा रेट ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में अगर 200 रुपये बिक रहा है तो मैं भी 200 ही रुपये बेच रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोगों की उतनी अट्रैक्शन नहीं है लोगों का। लोगों को जो आदत पड़ी भी है दुकान पे जाकर लाने की, तो वही अभी भी लोगों के दिमाग में चल रहा है, या लोग वही खरीदते हैं। हाँ, कुछ जो लोगों को एक बार अनुभव आ जाता है तो वो मेरे से ज्वाइन हो जाते हैं, तो वो फिर कंटिन्यू अभी चल रहे हैं। या जैसा हल्दी पाउडर हो गया या धनिया पाउडर हो गया, कुछ चना वगैरह जी, है, अरहर है, तो ये सारी चीजें थोड़ा जी। बहुत, लेकिन बेचने में दिक्कत ही है। जी। जी, और अभी-अभी जो सदस्य जुड़े हैं, उनका पुनः स्वागत करते हुए आज हमारे मुख्य वक्ता हैं युगाहार के इस मंच पर आदरणीय सागर रावले जी, वासी महाराष्ट्र से। और आपके जो समूचे प्रश्नों के जो उत्तर थे, उनके साथ उम, मैं उन पर सारांश रूप में, टिप्पणी रूप में और मार्गदर्शन के रूप में कुछ बातें समझने के लिए, सुनने के लिए पहुँचता हूँ हरिद्वार, आदरणीय पवन कुमार सर के पास एक बार फिर से, और आपके बाद फिर अन्य सदस्यों के प्रश्न हैं, वहाँ पहुँचेंगे। जी, धन्यवाद दिनेश जी, और सागर रावले जी का पुनः अभिनंदन इस मंच में।
और उन्होंने बहुत सारी जो बातें बताई हैं, अपने अनुभव बताए, उसमें से कुछ चीज़ें जो मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं और जिसके ऊपर थोड़ा-सा और समझ बढ़ाने की ज़रूरत है सदन के सदस्यों के भी माध्यम से। वो ये है कि एक तो जो डिकम्पोज़र को सॉरी जो पत्थर के माध्यम से अलग-अलग रंग के पत्थर के माध्यम से आपने वेस्ट डिकम्पोज़र में उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद उसके छोटे पत्थर के छोटे टुकड़े उसमें डाल कर के किया। तो इसकी जो प्रामाणिकता है उसमें परिवर्तन क्या हुआ उस पानी में पहले के मुकाबले कुछ पैरामीटर्स में। इस पर अगर आपका कोई आपने कहीं टेस्ट करवाया हो और उसका कुछ रिजल्ट निकला हो कि पहले और बाद में जब पानी डाल रहे हैं या इसकी जब शुरुआत हुई उसके कुछ पैरामीटर जैसे कि पीएच में कुछ अंतर आया या किसी और पैरामीटर में लगा कि इसमें चीज हो सकती है। क्या इस विषय पर आपने डॉक्टर जो हमारे वेस्ट डिकम्पोजर वाले डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, क्या उनसे भी कोई बातचीत हुई थी और वो पत्थर विधि के बारे में उनको बता करके उनसे क्या अनुभव आपने लिए? तो अगर नहीं भी लिए हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इस विषय पर मैं अनुरोध करना चाहूंगा डॉक्टर राउत से कि वो भी अपनी टिप्पणी दे और इस विषय पर भी अपनी बात करें कि कम से कम एक तुलनात्मक अध्ययन जो वैज्ञानिक रूप से जो बातें होती हैं उसमें कुछ अगर हो जाएगा तो एक समझ बनेगी। हाँ, मैंने जब पिछली बार सागर जी आए थे तो मैंने एक कैसे टिप्पणी की थी कि ये जो पत्थर है ये जितना छोटा इनका साइज होगा उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो क्यों नहीं हम क्रशर जो आसपास के क्रशर हैं और वहाँ पत्थर की राख के रूप में जो छोटे छोटे हो जाती है, राख हो जाती है या उसके छोटे बहुत ही छोटे कण हो जाते हैं, क्या उसको डाल करके भी क्या इसका ज्यादा फायदा होगा? तो इस विषय पर भी क्या आपने कुछ प्रयास किए थे? मैंने भी अपने वहाँ पर इसका प्रयास किया। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसके रिजल्ट क्या रहे, कि वो साइंटिफिक उसका कैसे रहा, लेकिन मुझे लगता है इसको और करने की जरूरत है और इसको समझने की जरूरत है। मैं इसका रिजल्ट को देखने का प्रयास करूंगा और पुनः आपको भी बताऊं। तो एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा जो बात है वो ये है कि अ, जो तकनीक आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके माध्यम से आपके आपने एक बहुत बहुत सारे हमारे लोगों ने कहा कि हमारी मिट्टी अच्छी हो गई है और अब मित्र कीट आ गए हैं। तो आपने कोई आकलन किया कि हमारे मेरे खेत में अब पहले के मुकाबले अगर मैं जाता हूँ तो मैं ये परिवर्तन अपने आंखों से देख पा रहा हूँ या मैं किसी चीज को छू करके मिट्टी को छू करके वो परिवर्तन देख पा रहा हूँ कि पहले के मुकाबले अब मेरे वहां पर पहले मिट्टी ऐसी थी जैसा आपने बताया कि ये कड़क थी, अब वो बहुत मुलायम हो गई है। इस तरह से आपने कहा कि मित्र कीट की संख्या बढ़ गई है। तो कितनी संख्या बढ़ी और कौन कौन से कीट ऐसे थे जो कि आपने ऑब्जर्व किए अपने खेत में, और क्या वो आपके खेत में ही दिखाई दे रहे हैं या आपके पड़ोस के खेत में भी दिख रहे हैं जहां करके लेबर काम कर रही है? ऐसा आपका कोई ऑब्जर्वेशन रहा हो तो इस विषय पर भी आप अपना कुछ मार्गदर्शन करेंगे। और भी प्रश्न है मेरे पास, लेकिन मैं अभी ये दो प्रश्नों को प्रमुखता से आपके पास रखता हूँ, नहीं तो फिर समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। अलग से भी हम या अलग दिन भी हम और भी प्रश्नों को ले लेंगे। इतना कह के दिनेश जी धन्यवाद। और सागर राव जी। जी सर जी, जैसा आपने बताया कि पत्थरों का जो जूस है, तो इसके एप्लीकेशन के बाद में हमें क्या फर्क पड़े है। तो जैसा कि सर हमने जब हमारे पास में स्टार्ट में जब हमने इसको बनाया था, तो हमने मात्र एक जो पंप होता है जो अपना पावर स्प्रे, तो एक पंप में ये दवाई डाल के हमने छिड़काव किया था। और उसका स्पेशली उतना ही अनुभव हमने लिया कि इसके अप्लाई के बाद में अपने को क्या फर्क लग रहा है। तो उसके बाद में हमारे को जो फर्क उसमें जो महसूस हुआ है कि पत्तियों में एक जाड़ापन, उसके पत्तियों की साइज भी थोड़ी बढ़ गई थी। उसके बाद में उसमें पत्तियों में जो सॉफ्टनेस है वो भी बढ़ गया था। और यानी कि लास्ट तक उतना एरिया हमने उसको यानी कि उस पे ट्रायल बेसिस पे उतना लास्ट यानी कि पूरी फसल होने तक के हमने उस पे उसका ऑब्जर्वेशन किया। यानी कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। तो जब भी हमने उसका जैसा जितना पार्ट पे हमने उसका अप्लाई किया, तो वो जैसा कि कलर वगैरह उसके दाने के जो जो फली थी उसके साइज में भी हमारे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। मोटा लगा, चमकदार बना। और ये सारी चीजें हमको उसमें उसमें चेंजेस दिखते रहे। तो उसके बाद में हमने सारे खेत में अप्लाई करना शुरू कर दिया।
और जो उसमें जो टेक्निकली जो या टेस्टिंग की बात है, तो ये डॉक्टर चंद्रा जी से मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने जब उन्होंने बताया कि इसके हमारे पास में रिपोर्ट भी है, जो लोगों ने या उन्होंने खुद भी, जैसा जो पत्थरों का अर्क है उसका जो टेस्टिंग किया, तो उसमें उनको भी यानी कि 118 से भी ज्यादा उनका बोलना है कि उसमें उसको हमको उसमें मिले जो तत्व है या उसके एलिमेंट्स है तो उसमें मिले। तो उसकी वजह से यानी कि हमने जब जब भी उसका यूज किया है तो हमारे को उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और जैसे कि मित्र कीट की जो बात है सर, या जमीन महसूस होने वाली, अभी कल ही की बात है, एक किसान आए थे मेरे पास में। एक थोड़ा सा मैंने इस बार एक अलग टेक्निक से सोयाबीन की बुआई की है। अलग टेक्निक बोले तो मैंने कुछ नहीं किया, एक पेरनी यंत्र वैसा एक मार्केट में आया है, जिसके यानी कि बेड भी बनता है और साथ ही में उसमें बुआई भी होती है। तो वो मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था, तो वो कुछ किसानों को जो इंटरेस्टेड है उनको अच्छा लगा, तो वो किसान आके देख रहे हैं। तो जब एक किसान मेरे से एक 40 किलोमीटर गाँव है वहां से वो आए थे, तो वो जब देखने आए तो जब खेत में जब उनकी एंट्री हुई, जो जिसमें वो इस टाइप की लगी हुई, तो वो उनका जो एक्सप्रेशन था जो चेहरे का, तो उनके साथ में जो बंदा था वो उनके तरफ देख रहे, मेरे तरफ देख रहे। उनको कुछ बोलना था लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, या कुछ उनको अलग से महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ यानी कि भाई कैसे बोलूं क्या बोलूं, वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे। तो फिर वो साथ वाले बंदे को उन्होंने बताया कि अरे बोले ये जमीन इतनी नरम कैसी क्या हो गई है, बोले ये देख बोला बहुत ज्यादा नरम है बोले। हालांकि इतना बारिश वगैरह परसों के दिन ही हुई थी, तो वो यार इतना गीला होने के बावजूद भी यानी कि हाथ में अगर उठाओ तो मट्टी अलग से गिर रही है, जैसा चिकड़ होना चाहिए तो एकदम से सॉफ्ट लग रही है बोले। तो फिर मेरे को उन्होंने पूछा भैया बोले ये क्या, किस वजह से, बोले इतना सॉफ्ट कैसा क्या बना। तो जी, जी। निश्चित ही है, जो आपने अनुभव हाँ अनुभव आधारित जी सर। रिजल्ट बताए हैं, और मैं हाँ सर। बहुत प्रश्नों कॉल आ गया की। सर। हेलो। जी, आप बोल रहे हैं, जी बोलिए बोलिए। जी जी सर। तो उनको मैंने बताया कि भाई ये मैं अपने डीकम्पोजर या जैविक खेती का कमाल है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। एक्सपीरियंस था उनके चेहरे पे, वो बहुत ज्यादा, हाँ, मुझे भी देखने लायक लग रहा था, क्योंकि उनको एक अलग से अनुभव हो रहा था। उन्होंने उतने अपने पाँव में के चप्पल निकाल के उन्होंने थोड़ा सा घूमना चालू किया और फिर उनको और ज्यादा अच्छा लगा। तो ये कल का यानी कि ताजा उदाहरण है सर। तो ये जमीन में तो बहुत ज्यादा सुधार आया। और मित्र किट है, तो मित्र किट मेरे बाजू में क्या अपना, अब मेरा बैड लक बोलूं या जो भी है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मेरे आजू बाजू वाले किसान जैविक खेती करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे स्पेशली मेरे खेत में बहुत ज्यादा मित्र किट मुझे दिखते हैं। लेकिन जब उनका ऐसा जब हार्ड वाला या कुछ ज्यादा पावरफुल अगर स्प्रे हो जाता है तो वो मित्र किट निकल जाते हैं। जब तक के शायद वो एरिया में स्मेल हो, फिर एक दो दिन के बाद में फिर वापस आते हैं, या फिर उनकी संख्या दिखने लगती है। या कुछ जो नहीं जाने वाले वो तो कंटिन्यू वही रहते हैं, लेकिन जैसा कुछ जो उड़ने वाले पतंगे वगैरह जो मित्र किट में से, तो वो उड़ जाते हैं। लेकिन जैसा मधुमक्खी वगैरह, तो वो 2 दिन बाद में फिर से आ जाती है। तो मधुमक्खियों का भी जो संख्या है मेरे फसलों पे बहुत ज्यादा दिखने लगी है। पहले वो एक बार अगर स्प्रे स्टार्ट करते तो गायब हो जाती थी केमिकल वाला। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि जब अपन, जैसा कि अरहर में है, जैसा उसके झाड़ ऊंचे होते हैं, तो जैसा अपन स्प्रे करते चलते हैं तो वो मधुमक्खी उड़ जाती है, ऊंचा जाती है, फिर से अपने पीछे आके फिर से अपने पीछे के लाइन में फिर से बढ़ जाती है। तो ये काफी एक देखने वाली और एक महसूस करने वाली एक आनंद वाली चीज मुझे अनुभव में आ रही है। हम और मेरा भाई भी जब हम खेतों में रहते तो ये अनुभव स्पेशली देखते हैं। या जो क्या बोलते हैं चींटी, या जैसा हम उसको मराठी में मुंगड़ा, जो बड़ा आता है काले कलर का, उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उनके तो कुछ हमने फोटोज या वीडियोज भी बना के रखे थे, क्योंकि वो जब जो कीट आता है, अली जो बोलते हैं, वो आती है तो उसको वो किस तरह उसको खत्म करते हैं। तो वो जैसा दो चार वो मुंगड़े जाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसको मारते हैं, उठा के ले जाते हैं। एक अच्छा सा वीडियो भी बना था हमारे पास में। तो ये एक जैविक खेती में का एक अलग से आनंद है सर ये। जी सर।
ये और आपकी आवाज आवाज सर प्रकृति को नेटवर्क जी जी अब आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही सर। ठीक है। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि सागर रावली जी ने जो बात आनंद की कही, तो ये आनंद आपको निरंतर मिलता रहे। आपकी वजह से सभी जीवों को भी आनंद मिल रहा है, क्योंकि वो तभी आकर के आपके खेत में उनकी संख्या बढ़ रही है। और ये आनंद हमारे सब योगाहर के सदस्यों को भी मिले, चाहे जो भोजन उगा रहे हैं या भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी जगह से जो भोजन तैयार होगा उसका निश्चित ही आनंद मिलेगा, खाने वालों को भी आनंद मिलेगा और सुनने वालों को तो आनंद मिल ही रहा है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। ये आनंद की अनुभूति, रिजल्ट के रूप में आनंद की अनुभूति आदरणीय मुख्य वक्ता जी ने, आदरणीय पवन कुमार सर के माध्यम से मंच पर रखी है। इसी अनुभूति के साथ मैं प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ता हूँ। हालांकि समय अवधि कम है, लेकिन मैं सबसे पहले पहुंचता हूँ आदरणीय अशोक पटेल सर, आपका हैंड था, आपका स्वागत है। जी संभवतः आदरणीय पटेल जी तक नहीं जी हाँ, तो मैं पहुंचता हूँ आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर तक। जी आप अपना प्रश्न रखिएगा। जी ओम, सदन को नमन। योग कक्षा भी अच्छी रही और चर्चा बहुत अच्छी हो रही। मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेरे नर्मदापुरम में गेहूँ, धान और मूंग बहुत ज़्यादा बोई जाती है, और उसके कारण जो कीटनाशक और रसायन का उपयोग हो रहा है, तो ज़मीन बहुत कड़ी हो गई है। तो आप ये बताएंगे कि इन फसलों में एक तो हम कितने बार ये पत्थर के अर्क का उपयोग करते हैं आप? जैसे आपने मान लो धान लगी है या गेहूं लगे हैं या मूंग लगे हैं, तो कितने बार आप इसका उपयोग करते हैं और कितने समय में जमीन ठीक हो जाती है? जी ओम सर जी। सर ऐसा है कि जैसा जमीन की जो बात है, तो आपकी जो ज्यादा हार्ड हो गई है, तो उसके लिए आपको जमीन में से वेस्ट डिकम्पोजर देना पड़ेगा। तो वो अगर आप कितनी मात्रा में देते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। आप अगर मान के चलिए कि आप 5,000 लीटर आप अगर डालते हो एक सीजन में, तो शायद आपको 6-7 महीने में आपको वो जमीन में काफी चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। या उससे भी ज्यादा आप डाल सकते हो, तो उससे फास्ट भी आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। और जैसा दूसरी बात की, जैसा जो आपका मूंग वगैरह है या जो फसल है हमारा सर 3 बार उसका एप्लीकेशन हो जाता है। और हम क्या करते हैं कि जैसा हमने स्पेशली अलग अलग निविष्ठा का थोड़ा थोड़ा ट्रायल लेके, जब हमारे को उसको अच्छे अनुभव मिले, तो उसको हम जो निविष्ठा हमारे को अच्छी लगी उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। और चल रही है हमारी कि भाई ये इससे अपने को ये रिजल्ट मिला, उससे ये रिजल्ट मिला, इससे फास्ट मिला। तो ये सारी चीजें हम उसको दिमाग में रख के, ये सारी जितनी अच्छी लगती है उतनी निविष्ठा हमारी कंटिन्यू चालू है। या फिर सीजनेबल कुछ फ्रूट्स है या फ्रूट्स कुछ जैसा ये आ रहे हैं, जैसा जो आते हैं, जैसा गुलड़ है अपनी, तो वह भी मिल गया, तो उसका भी हम बना के, तो एक एक सी जब स्प्रे करते हैं तो सारी चीजें सर हम इसको एक साथ में मिला देते हैं। तो उसके वजह से ये कंटिन्यू में हमारे को जो रिजल्ट है वो अच्छे मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब आप जब अप्लाई करोगे, या फिर नहीं कुछ तो एक कुछ मात्रा में कुछ एरिया में आप उसका अप्लाई करो, तो आपको खुद ब खुद आपको ये रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे सर जी। जी जी। सर जैसे आपने कहा कि बहुत 5,000 लीटर या 2,000 लीटर यदि हम ये डालेंगे, तो फिर जो हमारे जैसे हमने मान लो ट्राइकोडर्मा दिया है या कोई दूसरे जीव उसमें डाले हैं, तो उन पर उसका दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? जी नहीं सर, नहीं, ये भी जैविक है सर। तो ये जैविक होने की वजह से कोई किसी भी आप जैसा ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा डालो या बाकी कोई भी निविष्ठा डालो या जीवामृत डालो, तो ये ट्राइकोडर्मा और जीवामृत या वेस्ट डिकम्पोजर गौकृपा अमृत, इसका कोई भी सर कोई झगड़ा नहीं। ये सब एक ही बिरादरी के हैं, तो इसलिए इनके कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है सर जी। जी 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 जी।
जी ओम ओम। ओम ओम सर। जी धन्यवाद सर। और बड़ी बात ये कि इस जीवंत खेती में, प्राणों की खेती में कोई झगड़ा नहीं है, कोई जहर नहीं है, तो कोई लफड़ा भी नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय शरद वर्मा जी तक पहुंचता हूं। जी आप अपनी बात रखिएगा। जी ओम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज मुख्य अतिथि जी को प्रणाम। मेरे छोटे छोटे से क्वेश्चन, आपके खेत का कार्बन कितना है थोड़ा सा? सर मैंने लैब में तो नहीं चेक किया है, क्योंकि सर मैं पिछले बार इसमें बता चुका हूँ मेरे अनुभव इन लैब वालों के लिए। तो जो स्वयं या जो भी आने वाला किसान है वो जब देखता है, या अपन सर अभी मैं भी काफी सालों से या पिताजी भी काफी सालों से किसानी कर रहे हैं, तो जब खेत में अपन खुद ब खुद जब जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वो जो फीलिंग है या जो उसका जो मट्टी का टच है, या और भी कोई अन्य चीजें हैं कि जैसा आप जाने के बाद में जो पहले थी और आज जो है उसके बाद में अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। और पहले अपन केमिकल वाली खाद डालते थे, फिर भी जो फसल थी उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती थी। आज भी आती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो दिक्कतें भी कम हो गई है, फसल भी बहुत बढ़िया आ रहा है, खर्चा नहीं के बराबर हो गया है। तो ये सारी चीजों के बाद में सर मुझे भी कुछ आवश्यकता लैब की नहीं लगी सर, क्योंकि इनके लैब के जो अनुभव है मेरे काफी ज्यादा खराब रहे हैं सर। और एक बार नहीं जी 3 बार ऐसा नहीं, हुआ, मेरा उसके ये था बाद में कि सर। आप मेरा ये था मुख्य अतिथि जी कि आपके यहाँ कीड़े कम लगते हैं, आप फेरोमोन ट्रैप वगैरह ज्यादा यूज नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपका ये आपस में पत्थरों जब का चर्चा जो हो अर्क तो है, एक दूसरे, हाँ म्यूट रहें जी। पत्थरों का जो अर्क है उससे आपका शायद कार्बन बढ़ गया हो। तो वो चीजें अगर जैसे निकल के आती, जैसे साइड वाले का कार्बन इतना है और आपका इतना है, तो वो उससे भी हमें थोड़ा सा एनालिसिस करने में फायदा मिलेगा। तो कार्बन की मात्रा अगर जैसे पता चल जाए। दूसरा ये आपने बताया कि आपके यहाँ कीड़े कम लगते हैं, तो क्या ये अर्क कीड़ों को कम करने में भी महत्वपूर्ण है? तो आप जैसे फेरोमोन ट्रैप वगैरह या ये चीजें आप यूज नहीं करते, और आप लोग बवेरिया बासियाना है जैसे, तो आप वो भी यूज नहीं करते, आप ट्राइकोडर्मा करते हैं आपने बताया। और सारा आपका जो है वो डीकम्पोजर के ऊपर आपका ज्यादा मास्टरी है, ऐसा हमें लगा। जी और आप सर। कीटों को नियंत्रण करने के लिए क्या चीजें करते हैं? किस चीज कंट्रोल करने के लिए सर? जैसे आपका मान लो कि इल्लियां वगैरह आपके खेतों में आती होंगी, या आपका कोई जड़ में जो कृमि आते हैं वो आते होंगे, तो उनके कंट्रोल्स फिर आप कैसे कर पाते होंगे? क्या अर्क से ही कंट्रोल होता है या कुछ और चीज भी डालते हैं आप? जी सर, पत्थरों का अर्क ही नहीं, बाकी भी जैसे मैंने बताया कि निम्बोली का जो अर्क है वो है, दशपर्णी अर्क है। और जो अच्छा। इसमें जो वेस्ट डिकम्पोजर है, इसमें खुद ब खुद ही एक इसमें सर ये कंट्रोल करने की चीजें उसमें है, इनबिल्ड है। तो ये सारी चीजें जब अप्लाई करते हैं, जमीन में से देते हैं या स्प्रे करते हैं, तो उसके साथ में ये सब निविष्ठा चलती है जब देते हैं। पत्थरों का अर्क ही नहीं है तो बाकी की भी निविष्ठा है, तो सारा उसमें कंट्रोल मिल ही जाता है सर। और मेरी जो फसलें हैं मुझे तो ये दिक्कत नहीं आई है सर कि इल्ली का अटैक हो गया है और मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, यानी कि केमिकल वाले के मुकाबले। तो ये सर ऐसा नहीं हुआ है। हाँ नुकसान होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। और केमिकल वाले के तुलना में मेरा देखा जाए तो मेरा उनसे कम ही नुकसान हो रहा है। अटैक जो आ रहा है, इल्ली का अटैक जब आता है, तो उनके मुकाबले मेरे फसलों में यानी कि अटैक मुझे भी कम लग रहा है या पड़ोसी भी बोलता है। और इस साल का अरहर का उदाहरण लीजिए, मेरे पड़ोस में यानी कि इस बार बारिश हुई थी हमारे इधर, तो सभी के अरहर में बहुत ज्यादा अटैक हो गया एकदम से। और उनके केमिकल के महंगे महंगे दवाइयां मारने के बावजूद भी उनको कंट्रोल जो नहीं मिल रहा था, वो मुझे मात्र दो दो स्प्रे में मिल गया। और उनको 3-3 स्प्रे लेना पड़ा, और वो भी महंगी महंगी दवाइयों के बाद में भी उनको। और मेरे बाजू में उनका 4.5 एकड़ अरहर लगी हुई थी, उनको सिर्फ 13.5 पोते बोरे उनमें उनको माल हुआ। और मेरा 2 सवा 2 एकड़ में मुझे 11 क्विंटल माल हुआ सर। ये बहुत ताजा अच्छा, उदाहरण है। बहुत। जी सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपका ये अर्क का फसलों के स्वाद में भी अंतर आता है क्या? जैसे हम लोग खाते हैं
तो उसके स्वाद में भी अंतर आता है, आपको बेचने में भी जो फसलों का है आप कैसे उसका विपणन करते हैं, थोड़ा सा वो भी बताइए। जी सर, स्वाद में तो बहुत ज़्यादा अंतर आता है। आपकी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैं पहले बताया सर कि लोगों को थोड़ा सा इसमें अभी तक मेरा जो मार्केटिंग होना चाहिए, शायद मेरी कुछ कमियां हैं, मैं उसको बेच नहीं पा रहा। हाँ, कुछ मात्रा में बिकता है, बाकी तो मुझे मंडी में ही ले जाना पड़ता है सर। ये तो अच्छा, थोड़ी सी मेरी आप कमी है या मंडियों में, जी हाँ जी सर। जी जी, आप सब्जियों में कौन कौन सी फसलें निकाल रहे हैं? जी, सब्जियों में तो ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ घर के लिए थोड़ी बहुत पालक वगैरह, यानी कि जो अपना धनिया वगैरह है। हाँ, धनिया की चने के टाइम में बुआई करता हूँ ज्यादा मात्रा में, तो वो उसका है। बाकी थोड़ी बहुत जैसा तुरई वगैरह है, ये थोड़ा थोड़ा लगाता हूँ, ज्यादा नहीं, घर के लिए सिर्फ थोड़ा थोड़ा लगाता हूँ सर। जी जी, जी। धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। और ये वार्ता ऐसे बढ़ी कि आदरणीय जो रावली सर की वार्तालाप से और आदरणीय सर वर्मा सर की वार्तालाप से बात सामने आई है कि रावले जी ने खेती की जो माटी है उसे स्वस्थ किया है। निश्चित ही इसका कार्बन उच्च कार्बन आ, हुआ है, और जिस वजह से आ, हमारी फसलें, उनका इम्यून सिस्टम तगड़ा हुआ है। और इस कारण से शायद जो इल्लियाँ हैं या जो दूसरी कीट पतंगे हैं उनका प्रकोप आपके क्षेत्र में, आपके खेत में कम हो रहा है। और जो समूची वार्ता रही उसमें कुल मिलाकर के ये बात आई कि आगे भी आने वाले समय में आदरणीय रावले सर को हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि पिछली यानी अभी वार्ता के दौरान कुछ हैंड रेस थे और अभी भी हैंड रेस है डॉक्टर रोशन लाल सर का। जी सर, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। रावले साहब को धन्यवाद। रावले साहब, ये जो आपका वो है, ये बहुत सुंदर आप प्रयोग कर रहे हैं। इसमें जो जो दवाइयाँ की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ जो आपका जो हमारी मुख्य फसलें हैं जैसे गेहूं, धान, इस पर जो मुख्य फसलें, क्योंकि जो हमारी दलहनी फसलों पर तो ये अच्छा असर वो करता है, पर जो हाई मतलब जिसको हम बोलते हैं कि जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा मांगती है, मक्का है, गेहूं है, धान है, इन पर किसी पे आपका कुछ प्रयोग हो तो उस पर भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। जी हो। जी सर, धान वगैरह तो नहीं, धान मक्का नहीं है। हाँ, गेहूं होता है मेरा। गेहूं में काफी ज्यादा यानी कि जैसा आपने बोला है कि उनको यानी कि फसल के लिए उसको ज्यादा संख्या भी ज्यादा होती है फसल में झाड़ों की, तो उन्हें थोड़ा खाने के लिए थोड़ा ज्यादा चाहिए, ये वाजबी है। और सर लेकिन मैं गेहूं जो डाल रहा हूँ सर, मुझे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है। और मैं मेरे पास में दो टाइप की जमीन है, जहाँ एक एकदम हेवी ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो और दूसरी थोड़ी मीडियम या हल्की टाइप की जमीन है, तो वहाँ मैं गेहूं लगाता हूँ। तो वहाँ पर सर जो मेरा केमिकल में जो एवरेज आता था, जो कुछ बाकी जो जनरल मार्केट में जो वाली वेराइटी है, तो उनमें मुझे सर कुछ खास फर्क नहीं लगा, उतना ही लगभग जैसा मान के चले कि पहले मेरा 15 से 18 क्विंटल वहां पर एवरेज आता था, आज भी वही आ रहा है। हाँ, सिर्फ एक जो सोना मोती नाम की जो गेहूं की वैरायटी है वो काफी पुरानी है, जिसमें मेडिसिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो वैरायटी का सर मुझे एवरेज कम आ रहा है। वो कम बोले तो उसका नेचुरली एवरेज ही उतना है, उसका मुझे एवरेज एक 10 से 12 क्विंटल तक के हार्डली हार्ड मिल रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। और मैंने बाकी भी किसानों से बात की है जो ये वैरायटी लगाते हैं, उनका भी बोलना है कि हमारे को भी वही एवरेज है, 8 से 10 से 12 क्विंटल का ही एवरेज आ रहा है। जैसा वातावरण थोड़ा कम ज़्यादा कुछ रहा तो वो बाकी बाकी तो जो फसल है उसका भी एक्सपीरियंस मुझे। हाँ सर, तो जी बाकी फसलों में तो नहीं है, बाकी अरहर है, सोयाबीन है, और ये चीज़ों में मुझे अच्छा अनुभव है। कि मक्का और धान के बारे में नहीं पता सर, लेकिन गेहूं का जैसा मैंने बताया। जी। जी। तो संभवतः मुझे गुंजाइश लगती है कि ये वार्तालाप आगे बढ़ाई जाए
और कल की बात, कल क्योंकि कल दूसरी वार्तालाप पहले से फिक्स है, तो आपके जो प्रश्न हैं आदरणीय सदस्यों के और आदरणीय रावले सर के ये जो अन्य अनुभव हैं वो भी सामने आएंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय रंजना दीदी तक पहुंचता हूं। और जी आदरणीय मेरा सर का हैंड दीजिए कृपया। मेरा केवल एक सूचना भर है कि कल जो हमारे सुबह की जो कक्षा होगी उसमें हम योगाहारी भाइयों से निवेदन करते हैं कि और लोगों को जोड़ें, और जो भी इस प्रशिक्षण में शामिल होना चाहते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर राउत जी हैं, इनके पास भी ग्रुप हैं, तो वो अपने ग्रुप में इस बात को कर दें कि भाई जो भी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो वो कल इसमें जुड़ें और समझ लें, तो निश्चित रूप से संख्या भी बढ़ जाएगी। और ये प्रशिक्षण निःशुल्क होगा, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जी हो। जी धन्यवाद सर। और इसी सूचना के साथ आदरणीय रंजना जी तक मैं पहुंचता हूं कि आज के कार्यक्रम पर अपनी टिप्पणी करते हुए सभी का धन्यवाद करें। जी धन्यवाद दिनेश भैया। और बहुत ही सुंदर आज का हमारा योग का सत्र रहा। आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी बालाघाट मध्य प्रदेश से, उन्होंने बहुत सुंदर योग की क्लास ली। और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय सागर रावले जी, और बहुत ही सुंदर उनका पश्चिम जिले में कार्य चल रहा है। और हमारे योगाहार मंच पर 3 साल में उन्होंने हमारे योग पर मार्गदर्शन, जैविक खेती पर मार्गदर्शन दिया। और बहुत ही अच्छे प्रयोग, नए नए किसान हमारे मंच पर आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्रयोग भी कर रहे हैं। और जैसे कि वो पत्थरों वाला प्रयोग कर रहे हैं, और उन्होंने बताया था कि उनसे बहुत कुछ लोग प्रवृत्त हो रहे हैं अब, तो अच्छा है और सुंदर कार्य कर रहे हैं हमारे सागर रावले जी। तो आने वाले दिनों में फिर से हम उनके साथ इस योगाहार मंच पर चर्चा अवश्य करेंगे। और हमारे सदन में सभी भाई बहनों ने उनसे प्रश्न किए और सबका मुझे लगता है समाधान हो गया है। और हमारा समय भी 8 बज रहे हैं, 8:08 हो रहे हैं। और हम सभी का आभार करा देते हैं और निवेदन करते हैं सागर भैया से कि आने वाले दिनों में आप निश्चित हमारे योगाहार मंच पर और भी अपना मार्गदर्शन दे। और वैसे मैंने आदरणीय दीपक गुगे जी से भी संवाद किया है, आने वाले दिनों में वो भी हमारे योगाहार मंच पर, आदरणीय वैभव गुगे जी ये भी आ रहे हैं। और वो जो है प्रयोगशाला के बारे में हमें बताएंगे, तो उनका मार्गदर्शन वैसे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय शरद भैया और डॉक्टर संतोष चौहान जी हर शनिवार को एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और आज के हमारे योग शिक्षक डॉक्टर रोशन लाल जी और मुख्य वक्ता आदरणीय सागर रावले जी, आपका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। और हमारे साथ सुबह 5:30 से सभी भाई बहन जुड़े, आप सभी का भी बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार। कल फिर से नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं योगाहार कार्यक्रम में। तब तक ओम, सबको राम राम।